नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भ्रमण पर राज्यपाल बोले, अंतरिक्ष विज्ञान में भारत को वैश्विक पहचान दिला रहा देवस्थल, वैज्ञानिकों और शोधार्थियों का बढ़ाया उत्साह। देहरादून में कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने ली समीक्षा बैठक। बीजापुर गेस्ट हाउस में संगठनात्मक चर्चा, सभी जिलाध्यक्षों से मांगी ग्राउंड रिपोर्ट। देहरादून के पलटन बाजार में लगी भीषण आग, 2 किलोमीटर दूर तक दिखा धुआं। साड़ी और लहंगा शोरूम खाक, शॉर्ट सर्किट से हादसा। केदारनाथ के रास्ते पर नदी किनारे मिला शव, घोड़ा संचालक ने देखा, पहचान होना बाकी। और उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। आकाशीय बिजली चमकने से और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। उत्तराखंड के नैनीताल के देवस्थल में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज का भ्रमण किया है और वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने एरीज को आधुनिक भारत की वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया और कहा कि संस्थान अंतरिक्ष विज्ञान और खगोलीय अनुसंधान के क्षेत्र में देश को वैश्विक पहचान दिला रहा है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय है, लेकिन कांग्रेस की रफ्तार धीमी दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की नियुक्ति के 7 महीने के बाद भी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि गोदियाल के कार्यकाल में टिकटों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया, इससे कांग्रेस की गुटबाजी उजागर हुई है और ये संकेत मिला कि सभी अपने माध्यम से टिकट बेचते और खरीदते थे। कुंवर जपेंद्र ने कहा कि शायद इसी गुटबाजी के चलते कार्यकारिणी नहीं बन पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की उपलब्धि भ्रष्टाचार को चरम पर ले जाना और पार्टी में द्वंद्व का पर्दाफाश होना है। गणेश गोदियाल जी के कार्यकाल के 7 महीनों की उपलब्धि ये रही कि उसमें टिकटों की खरीद फरोख्त के प्रकरण का पर्दाफाश हुआ और उस पर्दाफाश के साथ जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी निकल कर आई, तो उससे साफ ये संकेत गया कि सभी अपने अपने माध्यमों से टिकट बेचा करते थे, खरीदा करते थे और शायद इस गुटबाजी का ही नतीजा है कि कार्यकारिणी का अभी तक वहां गठन नहीं हुआ। तो उपलब्धि तो कांग्रेस की भ्रष्टाचार को चरम पर ले जाकर अपनी ही पार्टी के अंदर द्वंद्व की थी, उसका पर्दाफाश हो गया। इधर उत्तराखंड कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक मजबूती देने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची हुई हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके संगठन की स्थिति की समीक्षा की और आगामी रणनीति पर चर्चा की है। वहीं प्रदेश प्रभारी ने कहा कि संगठन सृजन का काम और वरिष्ठ नेताओं के साथ आज मुलाकात होगी। पीछे को यार कैमरा यार भाई पीछे हो चेतन यार जैसे आज है पूरे संगठन सृजन
वंशी रेड्डी जी भी आए और सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ आज बैठक हुई और सीनियर नेताओं के साथ सबके साथ। आप सब जानते हैं कि संगठन सृजन के दौरान हमारे तमाम जिला इकाइयों का गठन हुआ, साथ साथ में ब्लॉकों का गठन हुआ। सभी जिलों की संगठन के हिसाब से जो प्रगति हुई उस पर जो हमारे कार्यक्रम हुए, आज सभी जिलों की समीक्षा है। तो आज यही कार्यक्रम है। इसके बाद हमारी प्रभारी जी सभी सीनियर लोगों से मुलाकात करेंगे, आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। ये सब आज उत्तराखंड में एसआईआर के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन कार्य में तेजी लाई जा रही है। सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अभियान की प्रगति की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 8 जून से 7 जुलाई तक चल रहे इस अभियान के तहत 17 जून तक प्रदेश के 96% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत में 100% से अधिक प्रगति दर्ज हुई है। वहीं देहरादून और नैनीताल सहित अन्य जनपदों में भी कार्य तेजी से लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिनों में प्रपत्र वितरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही प्राप्त प्रपत्रों का सत्यापन करके उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पूरे प्रदेश में विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है और इस अभियान में हम लोगों ने 8 जून से लेकर 7 जुलाई का जो समय दिया था, जिसमें घर घर जाकर सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराना था। उस कार्यक्रम का जो प्रगति है उसका विवरण उपलब्ध कराने के लिए आज का हमने प्रेस वार्ता रखा है। अभी तक का जो प्रगति प्राप्त हुआ है, 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे मतदाताओं को हम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में सफल हो पाए हैं। इसमें 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर 99% से अधिक प्रगति प्राप्त किया गया है गणना प्रपत्र के वितरण कार्यक्रम में। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयुष और आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार सुबह रन फॉर योगा जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर आयोजित दौड़ पुलिस लाइन चंपावत से शुरू हुई और गोरल चौड़ मैदान तक पहुंची। अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी ने प्रतिभागियों को नशामुक्त समाज निर्माण की शपथ दिलाई है और योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताया है। चंपावत में पुलिस लाइन से श्री शिवजी के इस मैदान पर एक मैराथन पड़ता एक आयोजन किया गया था, जिसको रन फॉर योगा नाम दिया गया है। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि जो योगा है वो 3 प्रकार के योग की बात की गई है: कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। योग का मतलब होता है प्लस, एडिशन, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे भक्ति कर रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं या फिर हम कर्म कर रहे हैं, दैट इज विटनेसिंग द गॉड हेड, यानी कि ईश्वर को जोड़ते हुए यदि हम कर्म करते हैं तो उसी को योग कहा गया। योग कर्मसु कौशलम। कालाढूंगी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और महिला शक्ति ने ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन किया है। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ कांग्रेस जनों ने तहसील परिसर तक मार्च निकाला और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और जोरदार नारेबाजी की है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में प्रस्तावित वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग उठाई। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन तहसीलदार पूजा शर्मा के माध्यम से प्रेषित किया है, जिसमें चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। जो प्रकरण है पूरे देश में, जो आज एक बहुत बड़ा इशू है, इसके सापेक्ष पार्टी से हुई चर्चा
और चर्चा के बाद लीडरशिप ने कहा कि इसको आप करिए, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, ये हमारा एक स्लोगन था। और इसी के तहत हमने एक ज्ञापन आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा कि निर्वाचन आयोग को इसमें वो निर्देशित करें तो अगले जो नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड विधानसभा का जो चुनाव है उसको बैलेट पेपर से कराया जाए, जो कि एक पूरे देश में शंका बनी है। अभी आपने महाराष्ट्र और हरियाणा, उसके बाद वेस्ट बंगाल को आपने देखा, उसमें क्या नतीजे आए। अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कालाडूंगी द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय सर्वोच्च न्यायालय को संबोधित एक ज्ञापन उत्तराखंड विधानसभा 2027 के इलेक्शन में भारत की चुनाव प्रणाली के तहत ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने हेतु एक जनहित याचिका पत्र के रूप में ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसे डोईवाला में स्वच्छता कर्मियों के साथ कथित सौतेले व्यवहार और प्रशासनिक उदासीनता के आरोपों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डोईवाला नगरपालिका में कूड़ा वाहन चालकों और हेल्परों ने कथित वेतन कटौती के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का यह आरोप है कि पहले जो निर्धारित वेतन था उससे ठेकेदार की ओर से अनावश्यक कटौती की जा रही है, जिससे उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। बताया ये जा रहा कि नगरपालिका की ओर से शहर की कूड़ा उठान व्यवस्था एक निजी कंपनी को सौंपे जाने के बाद विवाद तब बढ़ गया जब ठेकेदार ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी। टाइम पे सैलरी दे रहे हैं, हमने देखा है कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। जो पहले ठेकेदार थे नवरत्न, उनसे हम सब ठीक थे, हम नगरपालिका के थ्रू थे और हमें वहाँ टाइम से सैलरी मिलती थी, हमें कोई दिक्कत। हमारी सैलरी 19,000 कुछ थी, कट पिटा के आती थी हमारी 17,000 कुछ रुपए। आज के टाइम पे हमारी सैलरी मिलती है 15,000 रुपए कट पिटा के। अब ये बताएं कि हमारी सैलरी इतनी कम कैसे हुई। रही बात हमारे साथ में जो हेल्पर है, इन्हें हेल्पर कहा जा रहा है, कर तो ये पर्यावरण मंत्री का काम रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने घोषणा की थी अपने राज्य में कि पर्यावरण मंत्री को 500 रुपये पर डे मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? 10,000 रुपए में तानाशाही चल रही है, उसमें भी छुट्टी काट लेते हैं। हमें इन्होंने रखा है 15,000 में नगर पालिका से। अब इन्होंने हमें ठेकेदार में डाल दिया। ठेकेदार कहता मैं मीटिंग में कि भाई हमें तुम्हें 15,000 ही देंगे जो ये नगर पालिका देते। अब इन्होंने हमें दे दी 10,000 और छुट्टी हम छुट्टी हो जाए तो पैसे काट लेते हैं, ना हमारा पीएफ कटा ना कुछ। जैसे रूटीन पर हमारे कर्मचारी सभी अपने काम पर जाते हैं तो सुबह जब तक हम लोग खड़े भी नहीं उठते तब तक इन लोगों की गाड़ियाँ बेचारे कूड़ा इकट्ठा करने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आज एक आध दिन से तो व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कूड़ा वाहन हमारे क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे थे। पता करने में पता चला कि यहाँ पर इनकी हड़ताल चल रही है। आज से कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। उसका कारण क्या रहा है? पहले जो हमारे नगर पालिका का जो व्यवस्थाएं थी, सफाई व्यवस्थाएं, वो नगर पालिका स्वयं से देख रही थी। तो इनको जो वेतन मिलता था, सही वेतन मिलता था, 17-18,000 रुपये ड्राइवर को मिलते थे, वैसे हेल्पर को मिलते थे। अब जो हमारे कर्मचारी बता रहे हैं, एक तो इनको सैलरी खाते में नहीं दी जा रही है, कि वो कह रहे हैं कि हमें कैश दिया जाता है और 10,000 रुपये दिया जाता है। यहाँ पे आया तो मैंने कर्मचारियों से पूछा था कि क्या आपको कैसे कैसे, उन्होंने कहा हमारा सैलरी का है। सैलरी हमारे पहले नगर पालिका द्वारा, जब नगर पालिका में पूरा निस्तारण का कार्य था तो हमें सैलरी 19,000 कुछ मिलती थी और अब ये सैलरी दे रहे हैं इन कर्मचारियों को 15,000 कुछ, जो कि नियम विरुद्ध भी है। क्योंकि यदि आप पहले कर्मचारियों को, वही कर्मचारी हैं, वही कार्य कर रहे हैं और काम भी सेम है और उसके बावजूद उनकी सैलरी 19,000 से 15 है। यहाँ तो व्यवस्था के अनुसार सैलरी बढ़ाई जाती है या घटाई जा रही। अब उनके अगर किसी के पेट में लात मारी जाएगी तो स्वतः ही है लोग हड़ताल पे बैठेंगे और हम इनके साथ सदैव खड़े हैं, अभी भी खड़े रहेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिले। रुड़की के झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाती ने दावा किया है कि उनके 4 वर्षों के कार्यकाल में किए गए विकास कार्य ही वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और जनता एक बार फिर से उन्हें अपना समर्थन देगी। एक इंटरव्यू के दौरान विधायक वीरेंद्र ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण काम कराए। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र की कई सड़कें बेहद खस्ताहाल थीं, जिन्हें दुरुस्त करने का काम उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा और अधिकांश सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य कराया गया है। का चुनाव आने को है और आपने कहा क्षेत्र में कार्यों को लेकर के, तो अब अगर मैं जैसे हमारा झबरेड़ा का 4 मंजिला अस्पताल जो बन करके लगभग तैयार है, चुनाव से पहले मुझे उम्मीद है कि हम वो सेवाओं में आ जाएगा।
मंगलौर से झबरेड़ा का रोड जो बीरपुर तक है, और हमारा लाठड़देवा से रेलवे स्टेशन की रोड, और पनियाला तक जो गई है, हमारा पनियाला से रहीमपुर तक का रोड। एक अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में एक रोड को टेकअप किया है, उसका प्रपोजल अभी अंडर प्रोसेस है। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर बाजपुर के फायर नवीन अग्निशमन वाहन को फायर स्टेशन काशीपुर के बेड़े में पूजा अर्चना के बाद सम्मिलित किया गया है। अग्निशमन और आपात सेवा मुख्यालय देहरादून से प्राप्त नवीन अग्निशमन वाहन काशीपुर को दिया गया है। इस मौके पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी काशीपुर श्याम सिंह और स्टेशन पर उपस्थित समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से वाहन का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के चंद्रमणि कॉलोनी में 23 वर्षीय रिया कुमारी नाम की एक युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। वो लंबे समय से नीट यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी और परीक्षा में सफलता न मिलने से परेशान थी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसमें लिखा है कि आई लव यू मम्मी पापा। उसके बाद साथ ही करियर और पढ़ाई को लेकर निराशा व्यक्त की गई। पटेल नगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। आज दिन में एक सूचना मिली कि चंद्रबनी के पास एक रिया नाम की लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। तो जनरली वो रात को देर रात तक पढ़ाई करती थी और इसलिए सुबह लेट उठती थी। तो सुबह 10:30 बजे जब उसकी मदर उसका दरवाज़ा ठकठका रही थी नाश्ते के लिए, तो उसने दरवाज़ा खोला नहीं। फिर जब घर वाले आए, बाद में उसके पिताजी मंदिर गए थे, वापस आए तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री के द्वारा सुसाइड किया गया था। तो जहां जांच की गई तो ये था कि वो कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जो मेडिकल रिलेटेड नीट की, उसकी तैयारी कर रही थी। और जहां तक माता पिता का भी कहना है कि कल शाम तक भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो डिप्रेशन में है। कल शाम को भी एक जागरण था उसमें गई थी, उसके बाद वो अपने कमरे में पढ़ाई करने गई। रुद्रप्रयाग से अगली खबर, जहां एक घोड़ा संचालक की ओर से सूचना दी गई कि गौरीकुंड छोटी पार्किंग के पास नदी किनारे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग की टीम ने कोतवाली सोनप्रयाग को अवगत करवाया और निरीक्षक अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने नदी के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शिनाख्त की कार्रवाई लगातार जारी है। देहरादून के पलटन बाजार के गांधी सन्स साड़ी और लहंगा शोरूम में बुधवार सुबह भीषण आग लगने की खबर सामने आई, जिसका धुआं 2 किलोमीटर तक साफ दिखाई दिया है। आग लगने से शोरूम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। घटना के करीब 1 घंटे के बाद भी फायर ब्रिगेड कर्मी आग पर पूरे तरीके से काबू पाने में जुटे रहे। पलटन बाजार के घनी आबादी वाले व्यवसायिक क्षेत्र में आग लगने से आसपास के दुकानदारों में भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। नैनीताल के बिरला मार्ग पर एक घर की छत पर डीटीएच छतरी के पास किंग कोबरा के दिखने की घटना सामने आई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे विभाग के कर्मचारी ने किंग कोबरा का रेस्क्यू करके उसे दूर जंगल की ओर छोड़ा है। ये तापमान बढ़ने के कारण किंग कोबरा यहाँ ज़्यादातर दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पिरूल है। पिरूल में गर्मी होती है, बाँस के पत्तों में भी गर्मी होती है, तो ये घोंसला उसी से बनाते हैं। तो इसलिए किंग कोबरा यहाँ आमतौर से दिख रहे हैं। तो जायज़ है कि किंग कोबरा यहाँ दिख रहे हैं, तो प्रॉपर यहाँ दिख रहे हैं, तो जायज़ है कि खतरा है यहाँ। पहले ये जिलीकोट, रामगढ़, मुक्तेश्वर, भीमताल इस क्षेत्र में ज़्यादातर दिखते थे। अब ये प्लान करके यहाँ को भी आ गए। जून की छुट्टियों के चलते इन दिनों रामनगर और कुमाऊं गढ़वाल के पर्यटन स्थलों की ओर से पर्यटकों का भारी दबाव बना हुआ है। नैनीताल, भवाली, रानीखेत, अल्मोड़ा समेत पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाने वाले हजारों वाहन प्रतिदिन रामनगर से होकर गुजर रहे।
ऐसे संवेदनशील समय में राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर लोक निर्माण विभाग कार्यालय भरतपुरी रामनगर के पास एनएच विभाग की ओर से नेशनल हाईवे 309 पर पुलिया निर्माण और खुदाई का काम शुरू कर दिए जाने से पूरा शहर कई किलोमीटर लंबे जाम की गिरफ्त में आ गया है। बुधवार को भी शहर के प्रमुख रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। काफी देर तक लोग वाहनों में फंसे रहे, जिससे स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस मामले पर उप जिलाधिकारी रामनगर के गोपाल सिंह चौहान ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान इस तरह का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्रशासन को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। उनके अनुसार एनएच विभाग ने प्रशासन को कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी। यदि पहले जानकारी मिलती तो ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पुलिस बल और वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा सकती थीं। देखिए, ये स्थिति कल भी आई थी और कल भी मेरी एससी साहब से भी बात हुई थी और मैंने उनको ये कहा था कि वैसे तो अभी पर्यटन सीजन है, अभी आपको निर्माण नहीं करना चाहिए था या फिर हमको सूचना देनी चाहिए थी। हमको सूचना ही नहीं है। कह रहे हैं कि मेल किया है। मेल हमने तो चेक किया नहीं। कम से कम एक जेई या एई आ जाता, हम फोर्स वगैरह भी लगा देते और तरीके से वहाँ काम करवाते। अब इन्होंने दिन में भी कल खोद दिया और आज भी सूचना मिली है कि आज भी इन्होंने पूरा जाम लगा के, दोनों साइड जाम लगा हुआ है और खोद रहे हैं। तो फिलहाल मैंने उनको ये कहा है कि आप दिन में काम नहीं करेंगे। अगर आपको काम करना है तो रात में इस तरह से काम करिए कि सुबह हमारा ट्रैफिक स्मूथली चलता रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।